नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। और एक बार फिर प्रहार इस कोरोना वायरस पर जारी रहेगा, प्रहार इन मुफ्तखोरों पर जारी रहेगा, क्योंकि ये जो लोग वैक्सीन की चोरी कर रहे थे, अब ये लोग कई ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन की चोरी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन्हें। देश के सामने आज देशवासियों सबसे बड़ा सवाल सांसों का है। एक अदृश्य सा दुश्मन जिसने देश पर वार किया है। चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाज आ रही है। ऑक्सीजन की आस में सांसें थम रही हैं। सिस्टम, सरकारें सब बेहाल हैं। सारे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा सा साबित हो रहे हैं। दोस्तों, मेरी आप सभी से अपील है कि संकट की इस घड़ी में हिम्मत नहीं हारनी है। हमें किसी भी तरह सांसों के सफर को रुकने नहीं देना है। देशवासियों, नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, इस लड़ाई में सबको अपनी भागीदारी निभानी होगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक में ही राजनीति दिखने लगे तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि कुछ सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अभी भी पूरी तरह गंभीर नहीं दिखाई दे रही हैं। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी क्या हम कुछ नहीं सीखे? क्या हमारी सरकारें कुछ नहीं सीखी? अस्पताल में आग लगने से हुई मौतों पर मंत्री बोलने लगते हैं कि ये नेशनल न्यूज नहीं है। शर्म नहीं आती हमें? ये हमने ही भेजा है ऐसे मंत्रियों को, ऐसे नेताओं को। अस्पताल में आग लगने के बाद अगर कोई नेता ये बोल सके कि ये राष्ट्रीय खबर नहीं और कोविड के चलते, तो क्या बोला जाए? तब सवाल सियासत की नीयत पर उठने लगते हैं। देशवासियों, आज इसी संवेदनहीनता की सियासत में अपने सवालों से करेंगे हम 5 का प्रहार। पहला सवाल, पहला प्रहार, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर क्या सरकारें जवाबदेही से बच रही हैं क्या? दूसरा प्रहार, क्या अभी भी कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई एकजुट होकर नहीं लड़ रहे, क्योंकि जनता सब देख रही है? तीसरा प्रहार, क्या तालमेल की कमी से त्रासदी भयावह होती जा रही है? जवाब दीजिए। चौथा प्रहार, राजनीतिक दलों की सियासी नफा नुकसान देखना कोविड के खिलाफ जंग को कहीं कमजोर तो नहीं कर रहा? एक असलियत है ये। और आज सबसे बड़ा प्रहार, 5वां सवाल हमारा, क्या सरकार और सिस्टम के साथ जनता की लापरवाही भी, क्या आप और मैं भी बराबर के जिम्मेदार हैं? इस संक्रमण की सुनामी के लिए जिम्मेदार है क्या? सिर्फ सरकार पर डालकर आप और मैं आराम से बैठ सकते हैं क्या हाथ धोकर? यही है आज 5 के प्रहार पर बहस का विषय। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, फिर आ रहे हैं बहस। मेरा पेशेंट 3 दिन से है, जो बड़ी परेशानी में है, लेकिन सुन के राजी नहीं है। न्यू बॉर्न केयर है, 5 बच्चा जो है वेंटिलेटर पे है, उसको और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बच्चा मर जाएगा, पब्लिक मुझे जान मार देगी। पेशेंट्स के रिश्तेदार ध्यान से सुन लें, हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन और बची है। ऑक्सीजन का आफतकाल देश के लिए काल बनता जा रहा है। ऑक्सीजन एयरलिफ्ट किया जा रहा है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चालू है। सांसों की डोर न छूटे, इसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों में रात दिन काम जारी है। लेकिन जमीन पर हालात जस के तस बने हुए हैं। कहीं ऑक्सीजन के लिए लंबी कतार लगी तो कहीं बिना ऑक्सीजन मरीज बेहाल। यहाँ पे एक भी सिलेंडर सप्लाई नहीं हो रहा है पिछले 4 दिनों से, ठीक है। और हमारे यहाँ न्यू बॉर्न केयर है, 5 बच्चा जो है वेंटिलेटर पे है, उसको और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बच्चा मर जाएगा, पब्लिक मुझे जान मार देगी। पेशेंट के अटेंडेंट कभी भी आक्रोशित हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग का जान हथेली पर बना हुआ है। आपदा इतनी भयावह है कि किसी को कुछ नहीं सूझ रहा, फिर भी सियासत सर पर दौड़ रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की बैठक में ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया। बैठक का वीडियो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लाइव कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री ने जब इस पर नाराजगी जताई तो केजरीवाल ने माफी मांगी। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। माफी मांगकर केजरीवाल ने अपनी भूल सुधार ली, लेकिन त्रासदी पर नेताओं की जुबान बेलगाम है। विरार के अस्पताल में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई, लेकिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं ये नेशनल न्यूज नहीं।
ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। और बाबा ये राज्य सरकार के हद तक हम जरूर पूरी मदद करेंगे। उनको जो 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट मदद करती है, महानगर पालिका की तरफ से 5 लाख मदद किया जाएगा। सरकारें कितनी संवेदनहीन हो चुकी है इसका अंदाजा आप इस बयान से लगा सकते हैं। कोरोना काल में ऐसी संवेदनहीनता लोगों का दर्द और बढ़ा रही है। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है, सिस्टम पूरी तरह चरमरा चुका है। इसलिए वक्त है कि आइए करें कोरोना के सामने लाचार होते सिस्टम पर प्रहार। किस तरह से चीजें चल रही है, मेरे साथ आज पूरा पैनल है, मेरे साथ बीजेपी के सांसद अपराजिता सारंगी सब जुड़ेगा, पूरा पैनल जुड़ेगा मेरे साथ। मैं पहले अपने साथियों के पास जा रहा हूं, मेरे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं दिल्ली से, मेरे साथ मधुरिमा एम्स से, और मेरे साथ सेंट जॉर्ज अस्पताल मुंबई से यशा है। मैं सबसे पहले मुंबई जा रहा हूं, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, वहां पर क्या हालात है, ऑक्सीजन की क्या हालात है, आईसीयू बेड्स की क्या हालात है यशा, फिर दिल्ली आऊंगा। जी ऐश्वर्या, जैसे हमने देखा कि आज सुबह ही जो विरार है मुंबई के सबर्ब्स में, वहाँ पे तकरीबन आज 15 लोग की मौत हो चुकी है। ये कोविड हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। आज जहाँ हम सुबह ही गए थे राजौरी हॉस्पिटल, वहाँ पे ये भी हाल है कि तकरीबन 48 हॉस्पिटल्स है जो मुंबई में, वहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि वैक्सीनेशन पहुँच नहीं रही है बीएमसी तक। वही यही नहीं, लेकिन पिछले 4 दिनों में हमने ये देखा है कि अलग अलग हॉस्पिटल में, भले फिर वो हिंदू सभा हॉस्पिटल हो या महाराष्ट्र के नासिक में 2 हॉस्पिटल, 6 सिग्मा हॉस्पिटल हो या जाकिर हुसैन हॉस्पिटल हो, वहीं पे ऑक्सीजन की कमी बार बार बताई जा रही है। जहाँ तक कि जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में तो 24 लोग की मौत भी, बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाया आईसीयू में लो प्रेशर के कारण। और 6 सिग्मा में भी कल पेशेंट्स को मूव कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था उनके पास। जी ऐश्वर्या। बिल्कुल यशा, वापस आऊंगा आपके पास, मैं सीधा आ रहा हूँ मधुरिमा के पास मैं आ रहा हूँ एम्स। मधुरिमा, एम्स में क्या हालात है? देश का सबसे बड़ा एम्स दिल्ली, वहां क्या हालात है ऑक्सीजन की? क्योंकि दिल्ली के बाकी नोएडा गुड़गांव की हालत जानेंगे, लेकिन एम्स की बताइए पहले आप मधुरिमा। जी ऐश्वर्या, अगर हम एम्स की बात करें तो हर जगह, जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जिस कदर का हाहाकार मचा हुआ है, एम्स की भी हालत वैसी ही है। एम्स में भी पूरे वही बैटल चल रही है जो हर अस्पताल में यहाँ चल रही है। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाइयों की कमी। हम एम्स के अंदर जा सके, वहाँ इतनी मारामारी है कि वहाँ अंदर तक जाने को भी अलाउड नहीं है हमें। हम इस वक्त एम्स से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम सुबह से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जहाँ की कहीं 1 मेट्रिक ऑक्सीजन जा रही है, कहीं 2 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जा रही है। लेकिन मैं बता दूं, ये जो ऑक्सीजन सप्लाई भी हो रही है, आज हम सुबह मैक्स में गए, हमने लाइव पिक्चर्स दिखाई कि किस तरीके से वहाँ 1 मेट्रिक टन ऑक्सीजन गई। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये ऑक्सीजन भी 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी क्योंकि वहाँ 550 आपके कोविड के पेशेंट्स हैं। तो अगर हम बात करें, बिल्कुल मधुरिमा, वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा। मैं सीधा जा रहा हूँ हिमांशु के पास। हिमांशु, इस समय आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर है। हिमांशु, इस तरह की खबरें आई थी कल देर रात की आरएमएल में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब क्या है ग्राउंड रियलिटी हिमांशु? देखिए, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ये है कि अभी कुछ देर पहले ही ऑक्सीजन का एक पूरा टैंकर जो है आरएमएल में आया हुआ है और मैं इस वक्त आरएमएल में खड़ा हुआ हूँ। अपने विजय से बोलूँगा कि सामने की तरफ दिखाएं, सामने की तरफ ट्रॉमा सेंटर है। उस ट्रॉमा सेंटर के पीछे जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पीछे ही जो है कोविड सेंटर बनाया गया है। अभी कुछ देर पहले 3 लोगों की लाशें बाहर निकाली गई हैं। 3 पेशेंट जो थे वो कोविड के चलते उनकी मौत हो गई। और यहाँ पर एक बोर्ड दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के बेड जो हैं, ऑक्सीजन बेड, उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, कोविड-19 के सस्पेक्ट के लिए अवेलेबिलिटी कितनी है। और आईसीयू बेड देखिए 000, मतलब आईसीयू बेड है ही नहीं। तो हर जगह हाहाकार मचा हुआ है ऐश्वर्या, कहीं पर भी आईसीयू बेड नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन है तो इस स्थिति तक पहुँच गई है कि हो सकता है कि कभी भी खत्म हो जाए। हालांकि सरकारी अस्पताल है और केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है तो
ऑक्सीजन की तो सुविधा यहाँ पर फिलहाल दे दी गई है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है, अंदर जाना मना है क्योंकि अंदर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो प्रोटोकॉल है उन्होंने प्रोटोकॉल ऑफिसर ने बोला है कि आप अंदर मत आइए क्योंकि स्थिति भयावह बनी हुई है। तो फिलहाल चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, कहीं पर भी आप जाएं हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेकर, रेमडेसिविर इंजेक्शंस को लेकर और तमाम सारी दवाइयों को लेकर। सरकार को ध्यान देना होगा, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों, ध्यान देना होगा, नहीं तो स्थिति और भी बद से बदतर हो जाएगी। बिल्कुल हिमांशु, आप मधुरिमा, यशा, आप तीनों अपना ध्यान रखिए। आप ग्राउंड पे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वापस आऊंगा, मैं सीधा अपने पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे साथ बीजेपी की सांसद है अपराजिता जी, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं, राघव चड्ढा हैं, मेरे साथ सुजाता पॉल जी हैं, मेरे साथ विजेंद्र गुप्ता जी जुड़ेंगे, मेरे साथ संजय गुप्ता हैं। मैं सबसे पहले अपराजिता जी और राघव चड्ढा जी के पास जा रहा हूं। राघव जी और अपराजिता जी, आप दोनों जनप्रतिनिधि हैं। आपने देखा ग्राउंड रियलिटी दिल्ली से लेके मुंबई, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिल्ली की बात आज इसलिए ज्यादा हो रही है राघव, क्योंकि जो प्रधानमंत्री वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, उस पर स्टेटमेंट आई आप, लेकिन मैं बात उसकी नहीं, मैं बात ऑक्सीजन की कर रहा हूं। ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे की जाए। दिल्ली कैपिटल है, यूपी, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आज भी यहां से लोग, छोटे छोटे जगहों से लोग दिल्ली आ रहे हैं। अपराजिता जी और राघव चड्ढा जी, आप दोनों में से जो भी शुरू करना चाहे, क्योंकि जनता सुन रही। आप सबको मेरा नमस्कार। स्थिति बहुत गंभीर है। जब एक दिन में 3,32,000 से ज्यादा केसेस हों और करीबन 2,100 से ज्यादा मौतें हों, तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और किसी भी तरह का किसी भी मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण न हो, इसके बारे में हमें मिलकर ध्यान देना होगा। अब मैं आप सबको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बलिष्ठ नेतृत्व में स्थिति को सुधारने की दिशा में भरपूर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि आज भी तीसरी बार मुख्यमंत्रियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्राइवेट बातचीत हुई और उन्होंने करीबन 6 मुद्दों पर उन सबसे बातचीत की और जितने भी उनके कंसर्न्स थे उन्हें बताया, उन्हें ढांढस बंधाया और उन्हें यह भी कहा कि केंद्र सरकार पर आस्था रखें और उनके साथ केंद्र सरकार खड़ी है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि ऐसा करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम की तरफ से किसी भी तरह की पक्षपात की नीति का अवलंबन नहीं हो रहा है। इस देश का हर एक नागरिक और उसकी जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। मैं आप सबको बता दूं, जैसा कि कहा गया पहले, हो सकता है कुछ लोगों को पुनरावृत्ति लगे, लेकिन देश के सामने कुछ बातें रखना बहुत जरूरी है जी। 20 हाई बर्डन स्टेट्स जहां ऑक्सीजन की कमी थी, वहां बातचीत हुई और जितनी भी मांग थी 6,700। सुजाता पॉल जी, राघव चड्ढा के पास आऊंगा वापस। दिशा में आम आदमी पार्टी के विधायक है, केंद्र सरकार, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, उनका लाइन कट गया। लेकिन सुजाता जी, आप मुझे बताइए, सुजाता जी सिर्फ एक मिनट। अपराजिता जी, सुजाता पॉल कुछ कह रही है, बोलिए। सुजाता जी बोलिए। ये इस तरह की राजनीति कैसे हो सकती है इस वक्त जी? देखिए, ओछी राजनीति हो या किसी भी प्रकार की राजनीति उस वक्त नहीं होता जब देश पर आपदा आई हो। और ये हमारा जो दुश्मन है, ये एक बीमारी है, ये एक व्यक्ति नहीं है। तो हम सब जब तक एक साथ नहीं आएंगे और मुद्दे को नहीं देखेंगे, उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुद्दा है क्या। ऑक्सीजन की कमी की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच रहा, जबकि अगर आप गाजियाबाद की सड़कों पर अभी जाएंगे तो गुरुद्वारे में सिख भाई जो है वो गाड़ियों में बैठे लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे नेता बहन जो है वो उत्तर प्रदेश से शायद आती हैं, तो वो मुझे बता दें कि क्या अगर जो हमारे सिख भाई ये कर रहे हैं तो क्या उनसे हम सलाह मशविरा कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप अभी जो बात कह रही थी कि हमें एक साथ आना है तो आना है, और इस वक्त छोटी छोटी बात देखिए, आप लोग आ कर रहे हैं। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं,
ये विजेंद्र गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, अभी दिल्ली के पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरा सवाल आप सबसे है, अभी राघव चड्ढा आएंगे, मैं उनसे भी यही सवाल करूंगा। आप समझिए, सवाल ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन कभी आप मेरे को बताइए, अपराजिता जी आप तो वरिष्ठ हैं, आप मुझे बताइए, सुजाता जी आपने कभी अपने बचपन से लेके आज तक, विजेंद्र गुप्ता जी आप तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे दिल्ली के, कभी आपने दिल्ली के इतिहास में ये देखा है, भारत के इतिहास में आपने कभी ये देखा है कि ऑक्सीजन के लिए महामारी ऐसी हो रही हो? अस्पताल कह रहे हो, अपोलो अस्पताल से लेके आरएमएल, होली फेथ से लेके फोर्टिस, ये कह रहे हैं भैया 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट की ऑक्सीजन बची है। ये हो क्या रहा है? निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आज दिल्ली में देखने को हमको मिल रहा है और जो स्थिति बनी हुई है, ये सारी स्थिति के लिए मैं आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर 3 दिन पहले एक टीवी टेलीकास्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि सब चीजों का पूरा इंतजाम है, और उस समय कोविड जो है वो राइजिंग था, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, और लगभग 1 सप्ताह पहले ही एक तरह से ब्लास्ट जैसी स्थिति दिल्ली के लोगों के सामने थी जब मुख्यमंत्री जी ने बात कही और सबको आश्वस्त कर दिया। लेकिन वास्तविकता ये थी कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी उसी दौरान प्रारंभ हो चुकी थी, और जितना ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स को चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब बेड तो बढ़े नहीं है, बेड तो लगभग उतने ही है, जो हॉस्पिटल जितने बेडेड था उतने ही बेडेड है, तो जो ऑक्सीजन का वहां सप्लाई है वो ऑप्टिमम क्यों नहीं? संजय गुप्ता जी सुन रहे हैं आप? कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता है संजय गुप्ता जी, दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता हैं विजेंद्र गुप्ता जी, जरा सुन लेते हैं। जी को बताना चाहता हूँ, प्लीज बताइए क्या बता रहे हैं आप, जनता सुन रही है। विजेंद्र गुप्ता जी मैं बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा वो समय शीला दीक्षित जी का, जब दिल्ली के अंदर तकरीबन 20 से लेकर 30 नए अस्पताल दिल्ली की सरकार के अंदर में बनाए गए थे। मैं पूछना चाहता हूं आप पार्टी से भी और इस केंद्र की उस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि आप ऑक्सीजन की बात, आज ऑक्सीजन पे हम लड़ाई कर रहे हैं, आपने कोई 100 बेडेड अस्पताल इस दिल्ली के अंदर बनाए क्या? आप पार्टी ने केवल एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है। मुझे बता दीजिए कि एक सिंगल अगर बेड उन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर लगा करके किसी दिल्ली के व्यक्ति को फ़ायदा हुआ हो? और आज स्थिति ये बन गई है, मैं पूछना चाहता हूं, जब 1 साल से लगातार कोरोना की दिल्ली के अंदर महामारी फैली हुई थी, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं आप पार्टी से भी, दोनों सरकार के अंदर है, एक केंद्र में एक दिल्ली के अंदर है, बता दीजिए कि आपने एक ऑक्सीजन का प्लांट इस दिल्ली के अंदर लगाना उचित नहीं समझा? जहाँ कांग्रेस की सरकारों ने इतना काम किया, वहाँ अस्पताल बनाए जो आज काम आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एक अस्पताल ऑक्सीजन का इस दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल के अंदर आप नहीं लगा सकते थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और क्या हालात है आज RT-PCR टेस्ट के, क्या हालात है आज कोविड के अंदर, क्या हालत है दवाइयों की, भ्रष्टाचार और जो उसके अंदर ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं, कहाँ से ये दवाई के इंजेक्शन मिल रहे हैं? ये बहुत लंबी चौड़ी बातें। मैं पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जो दिल्ली के अंदर रहता है उसको अधिकार है स्वच्छ घर में रहे, स्वच्छ भोजन मिले, स्वच्छ पानी मिले, और आज हालात ये हैं। अरे सांस नहीं मिल रही है, खाना पानी के बिना तो रह लेंगे संजय गुप्ता जी, असलियत में रहिए ना। दे देना चाहिए विजेंद्र गुप्ता जी, अपराजिता जी, खाना पानी तो कर लेंगे, पड़ोसी से ले लेंगे, सांस नहीं है। सांस तो माँ अपने बेटे को नहीं दे सकती, बाप अपने बेटे को नहीं दे सकता, भाई अपने बहन को नहीं दे सकती। सांस की दिक्कत है अपराजिता जी। इस समय बीजेपी कांग्रेस आप करेंगे ना तो जनता देख रही है। मैं कह रहा हूं जितने भी आप लोग हैं, आप सबको एक साथ आना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल करूंगी, हम सबको अभी मिलकर काम करना है, किसी भी तरह की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न हो। और मैं आप सबको बता दूं कि प्रबंधन और कार्यान्वयन राज्य सरकार का काम होता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ खड़ी है और राज्य सरकारों को जिस तरह का दिशा निर्देशन मिलना चाहिए था और जो भी नीति बनानी चाहिए थी केंद्र सरकार की तरफ से, वो बनाई गई है। लगातार हम 24/7 कोऑर्डिनेशन सेल के माध्यम से सारे राज्य सरकारों के साथ तालमेल बैठाए हुए हैं। बस यही गुजारिश है कि हम सब समन्वय और
और भाईचारे की दृष्टि से काम करें, और मुझे लगता है कि परस्पर को सहायता करें, ये बहुत जरूरी है। देखिए 162 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स लगाने की दिशा में भी केंद्र सरकार ने निष्पत्ति ली और हर जगह काम चल रहा है, 33 जगहों पे चल रहा है। 8 PSA प्लांट्स दिल्ली को दिए गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार की सहायता से अभी तक 8 PSA प्लांट्स क्यों नहीं खड़ी कर पाई। अगर ऑक्सीजन प्लांट्स हो जाते तो ये नौबत दिल्ली की नहीं आती। क्यों नहीं दिल्ली सरकार ठीक ढंग से प्रबंधन कर पा रही है? जब 480 मेट्रिक टन उनका कोटा कर दिया गया, 378 मेट्रिक टन था, उसे बढ़ाकर 80 मेट्रिक टन कर दिया गया, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का अभाव क्यों है। यह तो प्रबंधन की बात है, यह तो कार्यान्वयन की बात है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो पॉलिटिक्स न करके, राजनीति न करके, अगर अपने लोगों के साथ बैठकर इसकी पढ़ाई करें तो बेहतर होगा। देखिए आज ही इज अ डिजास्टर एज अ चीफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जी के जो मीटिंग में आए वो अनप्रिपेयर्ड थे, उन्होंने तैयारी नहीं की थी। और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल अपराजिता जी मैं आपको रोक रहा हूँ, अपराजिता जी मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मैं जा रहा हूँ राघव चड्ढा के पास, क्योंकि दिल्ली राघव जी जो आज प्रधानमंत्री के साथ, मैं सीधा राघव चड्ढा से सवाल कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं और राघव जी। आज बहुत कंट्रोवर्सी हो गई प्रधानमंत्री के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाइव कर दिया। उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया आई कि कुछ बताया नहीं गया था। मैं कह रहा हूं ये सब चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन का क्या? ऑक्सीजन की दिक्कत कितनी सुलझी है राघव चड्ढा जी, ये बताएं दिल्ली में। देखिए ऐश्वर्या जी, 2-3 विषय हैं। पहली चीज, मैं जरा हल्के से आपको ये जो विवाद हुआ है अननेसेसरी, उस पर बयान दे देता हूं। उसके बाद फिर जो असली मुद्दा है ऑक्सीजन, उस पर आएंगे। कि पहली चीज तो यह, कोई भी लिखित या मौखिक आदेश इस प्रकार का कि इस मीटिंग का ये प्रोटोकॉल है, इस मीटिंग में जो बोला गया वो सार्वजनिक ना किया जाए, ऐसी कोई भी चीज कभी भी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से और इस मीटिंग से पहले कभी भी किसी को नहीं बताई गई। तो ऐसी कोई प्रोटोकॉल था ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी का खुद का संबोधन जो मुख्यमंत्रियों को होता है, मुख्यमंत्री की जो बैठक होती है उसमें एंड में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो खुद का अपना संबोधन हर बार लाइव चलाते हैं चैनलों पर। उनकी बात तो सब सुनते हैं, प्रदेश की जनता को संबोधित करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी दिल्ली की जनता को संबोधित किया, और कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पहलू ढूंढने की कोशिश ना की जाए। आपने भी वो भाषण सुना, आपने भी वो स्पीच अपनी वो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सुना, मैंने भी सुना। वो तो एक क्राई फॉर हेल्प था, उसमें कोई राजनीति तो थी नहीं। वो तो अपने एक बड़े भाई, पिता समान जो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं दिल्ली वालों के लिए, झोली फैला करके हमारी मदद करें। अगर दिल्ली वालों को पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से ये चीजें पता लगे, इसमें क्या बुराई है? पता लगना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय में भी ऐसा ही होना चाहिए। ये मीटिंग जो है, इसमें कोई नेशनल सीक्रेट नहीं डिस्कस होता है, नेशनल कैलेमिटी की चर्चा होती है। ये सब लेकिन राघव ये भी तो असलियत है ना कि अरविंद केजरीवाल से पहले किसी और मुख्यमंत्री ने आज तक इतनी सारी पिछले 6-6.5 सालों में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के बोलने से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। उनका जो बयान था वो ANI ने लाइव चलाया। उनका सारी चीजें जो बोलकर आई वो सारी ANI ने उसी समय अपने ट्विटर हैंडल पे, अपनी वेबसाइट पे डाल दी। तो ये कहना, मुझे लगता है जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो इस प्रकार के सोर्सेज से कहानियां चलवाने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। देखिए मुख्य मुद्दा इस समय जो आपने उठाया, बात आई ऑक्सीजन पे आई। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑक्सीजन असली मुद्दा। राघव, मेरा सवाल सिर्फ इतना, राघव इसमें मेरा सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दिल्ली, हरियाणा और यूपी के बीच में खड़ा है। कल जब मेरी 2 दिन पहले जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से बात हो रही तो उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या, मेरा एक प्लांट यूपी में है, दूसरा प्लांट जहां से हम लेते हैं वो हरियाणा में है, दोनों आने नहीं दे रहे हैं। आपने कहा गृह मंत्री से बात हुई है, मुख्यमंत्री की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की गृह मंत्री से बात हुई, वरिष्ठ अधिकारियों से, कोई फर्क पड़ा है क्या? क्योंकि अस्पताल अभी भी रेड फ्लैग खड़ा कर रहे हैं हर 2 घंटे 3 घंटे में। राघव जी देखिए, बात करी और कुछ लोगों से बात करी, कुछ मुख्यमंत्रियों से जो बात करी, वो बातचीत काफी सकारात्मक थी। लेकिन मुझे लगता है उस सकारात्मक बातचीत का जमीन पर उतरकर काम में तब्दील होने में थोड़ा शायद समय लग रहा है। क्योंकि अभी भी आप देखें तो दिल्ली के अंदर
ऑक्सीजन की जो स्थिति है वो वैसे की वैसी बनी हुई है, बरकरार है। आज भी मैं आपको आपको बता देता हूँ, आज भी दिल्ली सरकार के मंत्री, तमाम अधिकारी, हम सब दिल्ली सचिवालय में बैठकर सुबह से रात तक सिर्फ ट्रक्स की मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं कि भाई फलानी जगह से ट्रक चला कि नहीं चला, कहीं रोक तो नहीं लिया, कितनी देर में पहुंचेगा, कितने घंटे की सप्लाई रह गई। सिर्फ ये ट्रक्स की मॉनिटरिंग चल रही है और स्थिति खराब है। खराब इसलिए है ऐश्वर्या जी क्योंकि जितनी डिमांड है दिल्ली की, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने उस दिन समझाया था कि 700 मीट्रिक टन दिल्ली की डिमांड है ऑक्सीजन की। केंद्र सरकार ने पहले हमें 378 मीट्रिक टन दिया, जिसे बढ़ाकर 480 कर दिया गया। लेकिन ये जो 480 है, इसमें से जो 100 मीट्रिक टन बढ़ाया गया वो तो अभी तक आया ही नहीं, क्योंकि वो तो 4, 5, 6 दिन बाद उड़ीसा से आना शुरू होगा। और जो 378 है जो पहले हमें दिया गया था, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दिल्ली पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में उसे रोक लिया जाता है। कुछ राज्य सरकारें, मैं किसी राज्य सरकार का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मेरे पे राजनीति करने का आरोप लगेगा, लेकिन कुछ राज्य सरकारें कैप्टिव तो लग रहा है ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स पे अपने IAS अफसर, अपनी पुलिस भेजकर दिल्ली की ओर। राघव, मैं इसलिए कह रहा हूँ, राघव मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ, मेरे को पता है आपको एक बैठक पे जाना है, कोविड की एक बैठक है, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ राघव, क्योंकि अभी मेरे साथ बीजेपी के दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता। मेरे को मालूम है आपको बैठक के लिए जाना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं राघव कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की गृह मंत्री से बात हो चुकी है, केंद्र सरकार के मंत्री से, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात हो चुकी है, जब भारत में, देश भर में डिजास्टर एक्ट, नेशनल डिजास्टर एक्ट इंप्लीमेंट हो चुका है, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोई बॉर्डर नहीं है, तो ये कौन लोग हैं जो दिल्ली या फिर यूपी या फिर हरियाणा या मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ के जनता की ऑक्सीजन आम आदमी पार्टी की थोड़ी है, ऑक्सीजन बीजेपी की थोड़ी है, ऑक्सीजन तो आम जनता की है। मैं ये कह रहा हूं राघव, मैंने कल भी पूछा था, एक मां को कैसे समझाएंगे हम कि उसके बेटे को अस्पताल खाली करना पड़ेगा क्योंकि यूपी या फिर हरियाणा से ऑक्सीजन नहीं आ रही, छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं इसका सोल्यूशन तो राजनेताओं को ही निकालना पड़ेगा ना राघव। देखिए जब भी हाँ, अच्छा सवाल पूछा, मैं बता देता हूं। देखिए, आश्वासन और भाषण का मतलब ये नहीं कि वो आपका प्रशासन बन जाए। आश्वासन और भाषण तो चलते रहते हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पे अभी जो आश्वासन है, उन्हें लगता है जमीन पर आने में, ग्राउंड पे उसे काम के तौर में तब्दील होने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही है। इसीलिए हम लगातार केंद्र सरकार से गुहार कर रहे हैं। इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर अपने देश के प्रधानमंत्री से, एक देश के सबसे बड़े नेता से दरख्वास्त करी कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप हस्तक्षेप करेंगे, अगर आप खट्टर साहब को कहेंगे, गहलोत साहब को कहेंगे और योगी जी को कहेंगे, जिसमें बीजेपी के नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, और कहेंगे कि दिल्ली वालों को उनकी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, तो उनकी मजाल नहीं है कि वो ऑक्सीजन रोक लें। आज दिल्ली की सरकार उनसे बात करती है, वो हमें तो कह देते हैं कि हम नहीं रोकेंगे, लेकिन वास्तव में रोकी जा रही है, बॉर्डरों पे रोकी जा रही है, प्रोडक्शन प्लांट पे रोकी जा रही है। आप अपना रिपोर्टर भेजकर चेक कर सकते हैं, आपको मेरे बयान पे यकीन करने की कतई भी कोई जरूरत नहीं है। तो स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। इसीलिए हमारी अपील यह है कि जब भी राज्यों के बीच में इस प्रकार का विरोधाभास आता है या कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस समय हमें, ये यूपी है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, पंजाब है, ऐसे अगर अपने आप को बांट लेंगे तो ये देश नहीं बच पाएगा। हम सब भारतीय हैं, हमें एक भारत, मैं जानता हूं राघव मैं जानता हूं सोचना होगा राघव, और इसमें प्रधानमंत्री जी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, राघव इसमें कोई गलत नहीं। देखिए जो आप कह रहे हैं राघव, मैं कह रहा हूं इन प्रिंसिपल जो आप कह रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं, इन प्रिंसिपल उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मेरे को यह बताइए कि ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहस कीजिए बीजेपी से, लेकिन एक सवाल मैं बीजेपी से ले रहा हूं, आप सुनिएगा, मैं आपकी बहस नहीं करा रहा हूं, लेकिन आप सुनिएगा जरूर, क्योंकि जवाब आपको सुनना चाहिए, फिर मैं आपसे अलग से पूछूंगा। प्लीज एक सवाल राघव, विजेंद्र गुप्ता जी आप मुझे बताइए, दिल्ली के विधायक है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, युवा हैं, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री से बोला कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करें तो इसमें गलत क्या है, ऑक्सीजन दिल्ली में मिले, हरियाणा में मिले, यूपी में मिले, सब जगह मिले, तो इसमें गलत क्या है, इसमें राजनीति क्या है? विजेंद्र गुप्ता जी बताइए। देखिए, मैं एक तो आपको स्पष्ट कर दूं कि अब परिपक्वता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बातों में भी दिखाई दे रही है और उनके नेता अरविंद केजरीवाल जी के व्यवहार से भी दिखाई दे रही है। इतने कठिन दौर में क्यों, जब एक आम व्यक्ति पूरी तरह त्रस्त है,
आज हर व्यक्ति डरा हुआ है, पूरी तरह घबराया हुआ है। जिसको कोविड है और जिसको कोविड नहीं है वो भी पूरी तरह से घबराया हुआ है। ऐसे क्षणों में जिस तरह का व्यवहार आम आदमी पार्टी कर रही है, लोग इसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इस राजनीति को भी समझ रहे हैं और लोग ऐसी स्थिति में इस तरह के व्यवहार को कभी माफ नहीं करेंगे। आज ऑक्सीजन नहीं, आप मेरे को नहीं, आप मेरे को आइडियोलॉजिकल जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप मेरे को ये बताइए, आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैं नहीं कह रहा कि आप बहस कीजिए, राजनीति कीजिए। अपराजिता जी मैं आ रहा हूं, प्लीज रुकिएगा। विजेंद्र गुप्ता जी, एक सवाल मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, दिल्ली की जनता, दिल्ली में हरियाणा से लोग आते हैं इलाज कराने, हाँ कि ना विजेंद्र गुप्ता जी? जी बिल्कुल आते हैं। यूपी से? इसमें कोई इशू ही नहीं है। छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, बिहार से? आप याद मैं ये कह रहा हूं, अगर ऑक्सीजन रुक रही है, देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, क्या 1 मिनट, देखिए मैं बहस करा ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, दिल्ली की जनता ये आपसे सुनना चाहती है कि क्या ऑक्सीजन हमारे राजनेता बीजेपी, आप, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक ऑक्सीजन सोच रहे हैं? विजेंद्र गुप्ता जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से कर रहे हैं, राघव मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की वजह से, सांस की वजह से लोग मर रहे हैं। कभी सोचा नहीं होगा, मैंने तो कम से कम नहीं सोचा था कि दिल्ली में ये हालत हो जाएगी कि अपोलो हॉस्पिटल की हेड कहेंगी कि ऑक्सीजन 1 घंटे की है, होली फेथ अस्पताल के ओनर कहेंगे 300 पेशेंट हैं, 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, बचा लो 300 लोगों को। तो ये त्राहिमाम की सिचुएशन है, आप सबको एक साथ आना पड़ेगा। मुझे बताइए, क्या यूपी, हरियाणा, दिल्ली एक साथ नहीं आ सकता? विजेंद्र गुप्ता जी बताइए, फिर मैं जा रहा हूं, राघव चड्ढा से अलग से सवाल पूछूंगा, फिर आपसे, फिर मैं आ रहा हूं अपराजिता जी। एक साथ मिलकर के इस संघर्ष में एक दूसरे का साथ देना होगा और लोगों की जिंदगी बचानी होगी और क्राइसिस को खत्म करना होगा। इसीलिए केंद्र सरकार ने एयरलिफ्टिंग का अरेंजमेंट किया है और तमाम सिलेंडर जो है, जो ऑक्सीजन के जो ट्रक्स हैं, उनको भी रेलवे से राघव किया है, क्योंकि राघव आखिरी सवाल है मेरा आपसे, राघव मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अपराजिता जी आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। राघव, कोई इसका सोल्यूशन है? देखिए राजनीति, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आपने कहा ऑक्सीजन रुक रही है, किसी आपने प्रदेश का नाम नहीं लिया, अफसर जाके प्लांट में बैठ जा रहे हैं, ये मैं 4 दिन से सुन रहा हूं, सोल्यूशन नहीं निकल रहा ना। जनता को सोल्यूशन चाहिए राघव, जनता बोलेगी आप हमको मत बताइए कि आप यूपी, हरियाणा, हमें तो सांस सोल्यूशन ऑक्सीजन। आज सोल्यूशन के लिए ही आज दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री के सामने झोली फैलाकर दिल्ली वालों के लिए कुछ मांगा। आज उन्होंने बहुत ही भावुक होकर ये बात रखी कि मैं प्रधानमंत्री जी रात रात तक फोन ही लोगों के अटेंड कर रहा हूँ, एक क्षण के लिए भी सो नहीं रहा हूँ, ऑक्सीजन की जो कमी है वो देखी नहीं जा रही है और हम इस कमी से दूर हो सकते हैं, इस कमी को दूर कर सकते हैं, बस अन्य राज्यों की थोड़ी सहायता चाहिए। जो हमारा कोटा है हमें दिया गया, उसके लिए धन्यवाद भी दिया, हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे ऑक्सीजन। तो क्या आप ऑफिशियली कह रहे हैं कि अभी भी पूरी सहायता नहीं मिल रही है आपके आसपास के राज्यों से? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही है, इसीलिए तो कमी है। अगर सहायता मिल रही होती तो कोई अस्पताल में क्यों कोई कमी आ रही होती? अगर सारी ऑक्सीजन, अगर 480 मेट्रिक टन जो हमें दिया गया है वो अगर पहुंच रहा होता दिल्ली में तो समस्या क्यों आती भला? आज तो आलम यह है कि जो 378 मेट्रिक टन हमें पहले दिया गया था उसको भी दिल्ली लाने में सिर्फ जद्दोजहद चल रही है और इसीलिए त्राइमाम है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, डर नहीं रहे, भाग नहीं रहे, सर पे कफन बांधकर ग्राउंड पे खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने कार्यालयों में, अपने अपने घरों में नहीं बैठे हैं, कार्यालयों में बैठे हैं, अपराजिता जी सुन रहे हैं ना? मिल रहे हैं। लेकिन यह है कि इसका समाधान हमें मिलकर ढूंढना होगा, राजनीति ना करें, राजनीति मैं भी नहीं कर रहा, ना मेरी पार्टी कर रही है, हमें हर हालत में इसका समाधान ढूंढना होगा और समाधान आपसी भाईचारे से आएगा और ये सोचकर आएगा कि हम भारतीय पहले हैं, हम हरियाणवी पहले हैं, हम पंजाबी पहले हैं, या हम राजस्थानी हैं, या हम यूपी के हैं, या दिल्ली वाले हैं। ऐसे अगर बटेंगे तो बट जाएंगे। एकजुट होकर भारत के लिए सोचना पड़ेगा और भारत को आगे रखकर हमारे लोगों की जानें बचानी होंगी। हम लोग जानें बचाने के लिए तत्पर हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं, किसी अस्पताल में, ऐश्वर्या जी आपको बता रहा हूं, शायद अभी आपको जानकारी नहीं होगी, किसी अस्पताल में अगर ऑक्सीजन कमी होती नजर आती है तो हम लोग खुद व्यक्तिगत तौर पे लग जाते हैं कि ट्रक वहां पहुंचाया जाए, कैसे लेकर। अभी मैसेज आया है मेरे पास, राघव चड्ढा, अपराजिता सारंगी, विजेंद्र गुप्ता जी, एमडी सिटी हॉस्पिटल है मॉडल टाउन नॉर्थ दिल्ली में, सिर्फ 7 बजे तक की बची है ऑक्सीजन,
कॉन्टैक्ट पर्सन डॉक्टर अशोक मखीजा ओनर, और उसके बाद नंबर दिया। इस तरह की दिक्कत है। राघव चड्ढा, मेरे को पता है आपको जाना है बैठक के लिए कोविड में, बहुत बहुत धन्यवाद। अपराजिता सारंगी जी बताइए मेरे को। अपराजिता जी, मैं कह रहा हूं दिल्ली की जनता, आम आदमी पार्टी के नेता आए थे, उन्होंने कहा कि भाई आसपास के प्रदेश, उन्होंने साफ कहा कि आसपास के प्रदेश, नाम नहीं ले रहे, मैं ले लेता हूं, यूपी हरियाणा सहयोग नहीं कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं दिल्ली राजनीति कर रही है। आप सांसद हैं, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा नेशनल डिजास्टर एक्ट है, कांग्रेस के नेता हैं संजय गुप्ता जी खड़े हैं, विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी के, आप एक सांसद की तरह मेरे को बताइए, न्यूट्रल पर्सन हो गया, 1 मिनट के लिए सोचिए। अपराजिता जी, एक महिला की तरह सोचिए, एक माँ को कैसे समझाएं हम कि उसके बेटे को अस्पताल खाली करना पड़ेगा, या एक भाई को कैसे बताएं बहन को बेड नहीं मिलेगा। पूरी संवेदनशीलता के साथ हम काम करते आ रहे हैं और उसी संवेदनशीलता के साथ मैं बात करूंगी, बिल्कुल निष्पक्ष राय दूंगी। देखिए, ऐसा है कि अगर 3 राज्यों में कोई दिक्कतें आ रही हैं, कुछ स्कफल चल रहा है, तो जो राज्य प्रभावित हो रहा है, और इस संदर्भ में दिल्ली राज्य प्रभावित हो रहा है अगर, तो दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वो फोन उठाएं और जो बाकी दोनों जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब और हरियाणा के, उनके साथ फोन पर बातचीत करें और उन्हें अपनी समस्या समझाएं और परिपक्वता के साथ। देखिए, परिपक्वता का परिचय दें, परिपक्वता का अभाव है, परिपक्वता के साथ उन लोगों अभाव है समस्या सुलझाएं। मुझे लगता है सुजाता पॉल जी, साथ में काम करने का तरीका नहीं है ये। और देखिए, मैं एक और बात, सुजाता पॉल जी बताइए। सुजाता पॉल, मैं यही कह रही हूँ, बिल्कुल मैं यही बात कह रही हूँ कि अभाव है, ये सब शब्दों का भी इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। आपने महाराष्ट्र के नेता की बात करी, मैं उसे भी कंडेम करती हूँ। इस वक्त बड़ी संवेदनशीलता के साथ हमें सोच समझ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें बात भी करनी चाहिए। इस वक्त कम्युनिकेशन की जरूरत है ताकि हर कोई साथ आए। देश में अलग अलग पार्टी, अलग अलग राज्यों की बातें नहीं, एक देश की बात होनी चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे नागरिक की जान बचाई जाए। अभी अगर हम बात कर रहे हैं 33 प्लांट्स लग चुके हैं, पीएसए प्लांट्स, और बाकी 50 के करीब प्लांट्स तैयार हो जाएंगे इस महीने के अंत तक। तो हमें देखना है कि इसको स्पीड अप करें। इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो है उनको बढ़ाएं, लेकिन एक दूसरे से लड़ना बंद कर दे और फुल विधायक रहे। क्या आप कॉल नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल को, बोलेंगे बताओ क्या दिक्कत है? क्या आप फोन नहीं कर सकते? क्या आप उनसे ज्यादा वरिष्ठ नहीं? क्या आप उनके बराबर वरिष्ठ नहीं? क्या आप फोन उठाकर नहीं बोल सकते कि अरविंद केजरीवाल बताओ क्या दिक्कत है? दिल्ली की जनता के लिए मैं भूल जाऊंगा बीजेपी, आप कांग्रेस, संजय गुप्ता, बताइए विजेंद्र जी। कर रहे हैं कि वो सभी पार्टियों की बैठक बुलाएं। मैं दिल्ली विधानसभा का विधायक होने के नाते भी विधानसभा के दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और उसमें इस विषय पर तुरंत चर्चा की जाए और इसकी समस्या का समाधान किया जाए। पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की जाए और इसका हल निकाला जाए। अभी ये देखा जा रहा है कि दिल्ली की सरकार इस पर कोरी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। समस्या के समाधान पर उनका कंसंट्रेशन नहीं है। अगर वो होता तो वो निश्चित रूप से कंसंट्रेशन के साथ इस काम को करते। विजेंद्र गुप्ता जी, इस सब पे मैं एक न्यूट्रल आखिरी का 1 मिनट, मेरे से कनेक्शन में थोड़ा देरी हुई है, मैं आखिरी का 1 मिनट दे रहा हूं एक न्यूट्रल पर्सन को जो ये सारी बहस सुन रहे थे। अक्षरा सिंह है मेरे साथ, उन्होंने आप सभी राजनेताओं को सुना है। अक्षरा जी, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह से दिल्ली में लोग आते हैं। जी नमस्कार, आप मेरे को बताइए अक्षरा जी, जो आप सुन रही है क्या लग रहा है आप? ये पूरी सिचुएशन को पॉलिटिकली जरा देखिए 1 मिनट के लिए और जरा बताइए। मैं इस सिचुएशन में पॉलिटिकली नहीं सोचते हुए सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे अपनी अपनी पॉलिटिक्स को साइड में रख दें और फिलहाल जिस तरीके की दयनीय स्थिति से हम सब गुजर रहे हैं उस पर गौर करें और इंसानों की जान बचाएं, इस पे ज्यादा गौर करें और सोचें। पर आपको लगता है कि जिस तरह से बिहार में भी हमने देखा अस्पतालों में क्या हालत है, यूपी में हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, ये सरकारें जनता त्राहिमाम कर रही। एवरीवेयर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से हम सब गुजर रहे हैं और ऐसी स्थिति में हम सभी को ये सोचना चाहिए कि कैसे जाने बचें।
ना ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है, ना कुछ। एवरीडे मुझे लगता है कि लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं। क्या हम यहाँ पॉलिटिक्स छोड़कर क्या हम इस चीजों पे ध्यान दे सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सिर्फ आखिरी का 1 मिनट, विजेंद्र गुप्ता जी, अपराजिता जी, संजय गुप्ता जी और सुजाता पॉल जी, आप सबको मैंने ये सुनाया कि एक बाहर का आदमी, यानी एक ए पॉलिटिकल आदमी जो राजनीति से मतलब नहीं है, वो फिल्म इंडस्ट्री से आती है, उनका क्या, वो किस तरह से देखती है। विजेंद्र गुप्ता जी, फर्क नहीं पड़ता भारत की जनता को, बीजेपी हो, संजय गुप्ता जी, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उनको फर्क पड़ता है कि ऑक्सीजन मिल जाए, उनको फर्क पड़ता है आईसीयू का बेड मिल जाए, उनको फर्क पड़ता है कि मेरे बच्चों को दवाई मिल जाए, रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना प्रहार तभी सफल होगा जब आप सब एक साथ आएंगे, जनता का काम तभी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ब्रेक के बाद मेरी साथी लेकर आ रही है महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षरा, विजेंद्र गुप्ता जी, अपराजिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।